हेलो एवरीवन, केएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन चलती थी, मगर अब जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति और लॉकडाउन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और एजुकेशनल सेंटर के लिए तो अभी उम्मीद कम है कि जून जुलाई से पहले यह लॉकडाउन हटे, मगर इससे जो है वो जीवन तो नहीं रुक जाता है और रुकना भी नहीं चाहिए और हमें नई नई तकनीकी को सीखने का अवसर भी मिल रहा है। तो इसलिए हमने भी उसको अडॉप्ट किया है और हमने अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। तो इस यूट्यूब चैनल में आपको तैयारी किसी की कराई जाएगी, मुख्यतः जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए कराई जाएगी और इस लॉकडाउन को आप जो है अपॉर्चुनिटी की तरह ही लीजिए। अपॉर्चुनिटी कैसे? जैसे कि आप सबको पता है कि कल यूपीएससी ने जो है अपना एग्जाम प्री की जो एग्जाम डेट थी उसको बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि वो 20 मई के बाद ही पता चलेगा कि अगली एग्जाम डेट क्या है, मगर पोस्टपोन होगा एग्जाम ये तय है। उसी तरह जो है यूपीपीएससी के भी एग्जाम को ले लीजिए, जिसका जो है एग्जाम जून में डिक्लेयर है, मगर जो है क्योंकि यूपी सरकार ने कह दिया है कि सोशल गैदरिंग जो है वो 30 जून तक नहीं रहेगी तो एग्जाम करा पाना जो है वो संभव नहीं है। तो इसकी भी डेट निश्चित रूप से जो है वो आगे बढ़ेगी। इसलिए इस जो आपको लॉकडाउन में जो समय मिला है इसका सदुपयोग करिए और अपनी पढ़ाई में इसको लगाइए। मैं सदुपयोग करने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिस तैयारी में आप लगे हुए हैं इसमें बेहतर कौन है, ये इसकी तैयारी है। तो आपको बेहतर में भी बेहतर बनना और कैसे बनना है कि आप अपने एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन जब कर पाए। तो इसी क्रम में जो है हम भी आपकी सहायता करेंगे और आप स्वयं भी अपनी सहायता कीजिए। तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो सारे विषय स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपकी क्लासेस जो है वो पॉलिटी विषय से शुरू करेंगे। तो सिविल सर्विसेज में एक बात ये हमारे क्लास के बारे में हो गया और दूसरी बात है कि उसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको क्या करना है। दूसरी बात ये हो गई, आपको इसके फॉर्मेट को जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट इसका क्या है? स्पेशली अगर मैं आईएएस की बात करूं तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ जो पूछता है वो है फैक्चुअल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 2019 के पीटी में पूछा गया कि विवाह का अधिकार किस अनुच्छेद अर्थात किस आर्टिकल में आता है। तो अगर आपको जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के बारे में नहीं पता है तो कहीं पर भी किसी भी किताब में जो है विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है ये आप नहीं ढूंढ सकते। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है जिसको आपको फैक्ट उससे निकालना, ठीक। और अगर आपने 2019 का पेपर दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि पीसीएस में भी जो है वो ये थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, तो इसके साथ हमें भी थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी। मैं बात कर रही थी यूपीपीसीएस के बारे में कि यूपीपीसीएस ने भी अपना जो है फॉर्मेट चेंज किया है। वो भी अब जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपने 2019 के पेपर में नहीं देखा हो तो जाकर आज पेपर को देखिएगा, ठीक। तो अब जो है वो तैयारी थोड़ी डिफिकल्ट है, मगर अगर सही से किया जाए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक। तो हम आपको वही सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और वो सही है या गलत है वो आप जाइए अपने बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। अगर वो सॉल्व हो रहा है दैट मींस हम आपको सही गाइड कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारी गाइडलाइन में कुछ खामी होगी, ठीक। तो वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो मैंने कहा कि पॉलिटी से हम शुरू करेंगे, पॉलिटी विषय से। आपको तैयारी के दौरान हर विषय में जो आप पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस आपको पता होना जरूर होना चाहिए और उसके बैक ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने चाहिए। तो पहले मैं पॉलिटी में थोड़ा सा जो है वो आपको सिलेबस का डिस्कशन कर लूंगी। पॉलिटी मतलब है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को पढ़ते समय हम बेसिकली सोचते हैं कि पॉलिटी क्या होता है, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करें, ठीक। सही बात भी है ये। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन टॉपिक्स हैं उसकी बात करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज,
डीपी, एसपी। आपके जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार होती है, गवर्नमेंट है, उसकी बात करेंगे। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, उसकी बात करेंगे। ये सारी बातें हम इसमें करेंगे, मतलब जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक टॉपिक है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में आता है गवर्नेंस का टॉपिक, और गवर्नेंस में आप क्या पढ़ते हैं? कमीशंस। कमीशन भी दो तरीके के होते हैं, एक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, मतलब संवैधानिक होता है, और दूसरा होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब असंवैधानिक या संवैधानिक। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है ऐसे कमीशन जिसका उल्लेख जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 280 में क्या आता है? आपका फाइनेंस कमीशन आता है, वित्त मंत्रालय आता है इसमें आपका। अनुच्छेद 324 इसमें आता है इलेक्शन कमीशन आता है, चुनाव आयोग आता है इसमें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल में भी जैसे कि आप देख लीजिए, आपका जो है आरटीआई का अधिकार क्या है? आरटीआई के अधिकार के लिए ही इसके लिए कमीशन बना है, इंफॉर्मेशनल कमीशन। वो क्या है? एक तरीके का यही, ठीक। उसके अलावा जो है आप क्या पढ़ते हैं? नीति आयोग, जो पहले क्या था? योजना आयोग था। वो कैसा बॉडी है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसी जो भी प्रमुख प्रमुख बॉडियां होंगे हम वहां पर इसका अध्ययन करेंगे, और यही आपका सिलेबस भी है। ठीक है, तीसरे लेवल पे क्या पढ़ेंगे हम? थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। और थ्योरी में क्या आता है? जैसे कि थ्योरी में आते हैं इक्वालिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, अधिकार, जस्टिस, न्याय। ये सारी बातें हम किसमें करेंगे? थ्योरी के क्वेश्चन पर करेंगे। और ये करना क्यों जरूरी? आप लोग ये क्वेश्चन आप पे राइज हो सकता है कि आखिर ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि समानता को हम समझते हैं क्या है, अधिकार मतलब हम समझते हैं क्या है, न्याय हम समझते हैं, स्वतंत्रता हम समझते हैं, मगर इसको जो है वो क्वालिटी के थिंकिंग के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ना जरूरी है इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो यूपीएससी में 2017 में पूछा गया, उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए आप 2017 में क्या पूछा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा गया। 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन समानता को लेकर। इसमें पूछा गया कि समानता का निहितार्थ क्या है, समानता क्या है, और इसमें जो है बहुत से ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था विशेषाधिकारों का हनन। आज जाकर ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन बैंक में अगर ना मिले तो बैक ईयर के क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे तो मिल ही जाएंगे, उस पे से आप देख लीजिएगा। विशेषाधिकारों का हनन मतलब क्या हो गया? एंडिंग ऑफ प्रिविलेजेस, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन था अवरोधों का हनन, मतलब मध्य में जो हर्डल्स आ रहे हैं उसका हनन करना। तीसरा क्या था उसमें ऑप्शन? विचारधारा का हनन। ठीक, विचारधारा का हनन मतलब क्या हो गया कि एंडिंग ऑफ थॉट्स, थिंकिंग। और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन थे। ठीक, और ज्यादातर बच्चों ने इसको देखा और लगा दिया क्या, और आप भी ये क्वेश्चन देखिए, आप भी देखिए आप क्या लगाते हैं। ठीक है, जब 2017 में ये क्वेश्चन आया तो ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन लगाया अवरोधों का हनन। 50% ने ये लगाया, और जो 50% बच्चे उन्होंने क्या लगाया? ऑप्शन
डी रहेगा, जबकि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का हनन, इंटेक ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। अब अगर आप सोचते हो कि आपको समानता का अर्थ, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय का अर्थ पता है, तो अब मैं बताऊंगी फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए, क्योंकि उनको उसका सही अर्थ नहीं पता था। ठीक, विशेषाधिकारों का हनन इसका ऑप्शन क्यों होगा। समानता क्या होती है कि सबको समान दर्जा देना। इसका मतलब है कि किसी भी पोस्ट पर कोई भी पहुंच सकता है जितनी उसकी योग्यता होगी। ठीक, तो ऐसे किसी को विशेषाधिकार ना दिया जाए। अगर पियोन का पद है तो पियोन का पद जो है या डीएम का पद है तो वो सबके लिए हो जाए, और जो जिसमें जो योग्यता होगी वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो विशेषाधिकारों का अवरोधों का क्यों नहीं हो सकता। अवरोधों का हनन जो है, जब आप स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता तब ये चीज सही होती। थर्ड था विचारधारा का हनन। विचारधारा का हनन तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो जिसने भी ये मान लीजिए डी ऑप्शन लगाया था तो उसको मतलब उसको सोचना चाहिए कि उसने कैसे लगा दिया क्वेश्चन का आंसर। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विचारधारा जो है वो स्वयं में क्या है, एक समानता का समानता जो है वो क्या है, एक तरह की विचारधारा ही है। ठीक, थिंकिंग ही है। समानता कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया होगा, थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट थिंकिंग का ही प्रोसेस। अभी हम उसी को हनन कर देंगे तो क्या समानता रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। ठीक, तो इसलिए ये पार्ट जो है वो समझना जो है वो बहुत जरूरी है और हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी, ये किसके बारे में थी, आपके सिलेबस के बारे में कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, हम आपको ये सब पढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ जो है हम क्वेश्चन पर भी डेली टॉपिक वाइज जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा हम उनके क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप क्वेश्चन से यूज टू हो सके और जो है आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे ताकि एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो होने की संभावना जो है वो कम से कम हो। ठीक, अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन तो हम बेसिक पर बातें करेंगे ताकि आपको पता चल जाए गवर्नमेंट क्या होती है, संविधान क्या होता है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा, हम छोटी मंत्रिपरिषद क्या होती है, ये छोटी छोटी बातों पर हम बात करेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक पर हम थोड़े दिनों बाद आएंगे। ठीक, हम बात कर रहे हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जो व्यवस्था आपको अपने देश में या कहीं किसी और देश का एग्जांपल ले लीजिए वहां पर जो दिख रही है, ठीक, अगर ये चीज ना हो जैसी व्यवस्था दिख रही है, अगर ये सोचिए कैसे चल रही है, इसे चलाने वाली कैसी बॉडी है और वो कैसे बनी, और ये अगर ये बॉडी को हटा दिया जाए तो कैसी व्यवस्था आ जाएगी। या तो आप ये सोच लीजिए या आप ऐसे सोच लीजिए जब तक संविधान नाम का चीज नहीं था तो कैसी व्यवस्था रही होगी। मेरा मन है किसी को थप्पड़ मारने का तो मैंने मार दिया। ठीक, मेरा मन है किसी की हत्या करने का तो मैंने हत्या कर दी। ठीक, तो ऐसी चीज होने पर जो है वो किसी की लाइफ जो है वो सेफ नहीं रह पाई, क्यों, जो ज्यादा बलशाली उसके पास धन भी ज्यादा है, उसके पास संपत्ति भी ज्यादा है और उसके पास जीवन के अधिकार भी का मूल्य जो है वो भी ज्यादा है, और जिसके पास जो है वो बल नहीं है वो क्या करे, वो हमेशा दास बनकर रह रहता, ऐसी व्यवस्था रहती। तो इसके लिए जो है कुछ लोग सोचिए कि आपस में मिले होंगे, जुटे होंगे, जिससे आपस में वार्तालाप हुआ, उन पे बातचीत हुई होगी और उन्होंने कहा होगा कि ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम कुछ और करते हैं। तो उन्होंने कुछ और क्या करा, कुछ नियम कानून बनाए होंगे कि इस नियम कानून से व्यवस्था चलेगी, और ये नियम कानून क्या, अगर किसी ने मान लीजिए किसी की हत्या कर दी तो उसको कोई सजा मिलेगी, तो उस जो है नियम कानून की वजह से क्या करेगा, वो हत्या नहीं करेगा। ठीक, नियम कानून बनाए और कहा कि इसके अनुसार जो है वो व्यवस्था चलेगी। ठीक, और व्यवस्था चलाने के लिए अब जो है सारी जनता मिलकर व्यवस्था चलाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता।
उसमें से कुछ लोग व्यवस्था चला दें, ये हो सकता है। तो इसमें क्या किया होगा, नागरिकों ने अपने अधिकार जो है वो किसी के हाथ में दिए होंगे। नागरिक मतलब सिटीजन, इसने अधिकार किसको दिए होंगे, अपने किसी व्यक्ति को दिए होंगे, किसी व्यक्ति है किसी संस्था को दिए होंगे, और इस व्यक्ति इस संस्था को ही क्या कहा गया, गवर्नमेंट कहा गया, कि आप जो है हमारे अधिकारों की समान रूप से जो है वो रक्षा करें। ठीक, तो अगर अब मैं आपसे संविधान की परिभाषा पूछूं तो आप बताने में सक्षम होंगे ना। अगर मैं कहूं कि संविधान नियम कानून की ऐसी किताब है या दस्तावेज है जो नागरिक या जनता व सरकार या राज्य के मध्य संबंध स्थापित करती है। ये बात सही है, कानून तो है ही, और संबंध किसके बीच स्थापित कर रही है, नागरिक के बीच, उस व्यक्ति जिसको हम सरकार बोल रहे हैं या फिर जिसको हम स्टेट बोल रहे हैं, उसके मध्य ही जो है वो संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या है संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक विच डिफाइन द रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें तो होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। ठीक, तो इसमें दो शब्द आए हैं, पहला आया है नागरिक आया है और दूसरा क्या आया है, संस्था या गवर्नमेंट आई है या स्टेट आया हुआ है। ठीक, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, तो अब हम अलग अलग देखेंगे कि ये शब्द का मतलब क्या है। नागरिक का देख लेते हैं पहले क्या मतलब होता है। अपने यहाँ जो है बहुत से व्यक्ति रहते हैं, अभी अदनान सामी हैं, जब तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई थी तब तक वो क्या थे, यहाँ व्यक्ति तो थे ही ना वो। तो देख, अगर मैं एक बड़ा गोला बनाऊं और एक छोटा गोला बनाऊं, ठीक, ये हो गए हैं नागरिक, इसको हम अभी अच्छे से समझेंगे। ये हो गए हैं नागरिक और ये हो गए हैं व्यक्ति। नागरिक मतलब सिटीजन और व्यक्ति मतलब पर्सन। ठीक, अपने यहाँ विभिन्न देशों के राजदूत वगैरह भी रहते हैं, ठीक, मगर वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है। वो भारत में रह रहे व्यक्ति जरूर है मगर वो भारत के नागरिक नहीं है। तो नागरिक क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति जिसे भारत का संरक्षण प्राप्त हो, भारत के राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, यहाँ की गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे, नागरिक या सिटीजन कहा जाएगा। ठीक, तो ये मतलब आप समझ गए, नागरिक क्या है, सिटीजन जिसको संरक्षण किस प्राप्त हो, और वो संरक्षण किसका, राज्य का, स्टेट का संरक्षण प्राप्त हो, उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो। विशेषाधिकार मतलब क्या होता है, वही प्रिविलेज प्राप्त हो जो कि व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अब वो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्टिकल आता है 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो विशेष प्रिविलेजेस हैं अनुच्छेद के रूप में जो केवल नागरिक को प्राप्त हैं, वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं। मतलब अगर अमेरिका का कोई राष्ट्र हमारे यहाँ रह रहा है तो वो उसको प्राप्त नहीं है, मगर अगर वो भारत का नागरिक बन जाए तो उसको ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए नागरिक क्या होता है और व्यक्ति क्या होता है। ठीक, अब दूसरा आता है यहाँ पर क्या है, स्टेट की बात करेंगे। ठीक, उनकी स्टेट को हमने अपने अधिकार, नागरिकों ने अपने अधिकार सौंपे हैं कि स्टेट क्या होता है। देखिए, स्टेट या राज्य, यहाँ पे स्टेट का मतलब यूपी और बिहार, एमपी जैसे प्रांतों से मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने कहा वही था कि पॉलिटी की जो विचारधारा है उसके अनुसार यहाँ पर राज्य का मतलब कुछ और है। ठीक है,
राज्य वो चीज होती है जिसमें 4 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। पहली, भूभाग मतलब लैंड। अगर भारत का नक्शा जो आप देखते हैं वो नक्शा किस चीज का है? लैंड का ही तो है। अगर वही चीज ना हो तो क्या भारत देश रहेगा? नहीं रहेगा। पहली चीज क्या होगी? जरूरत लैंड की होगी। ठीक। अब दूसरी देख लीजिए है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसको वैसे समझ लीजिए जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो वो घर जो है मकान ही रहता है अगर जब तक आप उसमें ना रहें। ठीक। तो ये भूभाग क्या है? एक मकान है, और जब उसमें कोई जनसंख्या निवास करती है तो वो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। ठीक। तो सेकंड चीज जो जरूरत होगी वो किसकी होगी? पॉपुलेशन की। तीसरी इसमें आता है सरकार, गवर्नमेंट। अब पॉपुलेशन इसमें जो है भारत में लगभग अब 131 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या। अब 131 करोड़ की अलग अलग विचारधारा है। कुछ ज्यादा पढ़े हैं, कुछ कम पढ़े हैं, और कुछ उससे भी ज्यादा पढ़े हुए हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अब सभी 131 करोड़ अगर जनसंख्या सरकार मतलब देश को चलाने लगे लोकतंत्र में तो वो संभव नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक चीज पे डिसीजन लेना है तो पहले तो 131 करोड़ को इकट्ठा कराना, कहाँ पे इकट्ठा कराएंगे आप? ठीक। तो वही बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो और इसी कारण जो है हमने अपने दायित्व भी सरकार को सौंपे हुए हैं कि सरकार हमारे लिए नियम कानून बनाए, उसको लागू करवाए। तो तीसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी? सरकार मतलब गवर्नमेंट। और चौथी चीज जो है वो होती है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। सॉवरेन होना चाहिए देश। सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, या संप्रभुता का क्या मतलब होता है? कि सरकार जो है अपने फैसले लेने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। उस पर कोई फैसला जो है वो थोपा नहीं जाता है, नहीं जा सकता। जैसे कि अभी आपको कोविड-19 के बारे में पता है। ठीक। तो जब ऐसी कोई समस्या आई तो हमें अगर लॉकडाउन बढ़ाना है तो हम किसी दूसरे देश के प्रेशर में नहीं है, हम अपने देश की समस्या के प्रेशर में है कि हमको उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, भले ही दूसरे देशों से लॉकडाउन हटा हो या ना हटा हो। तो इसको क्या कहेंगे? संप्रभुता कहेंगे, मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब ये तो देखिए आपने पीटी के लेवल पे देखा। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसको आप मेंस के लेवल पर अगर सोचिए तो सोचिए बेसिक चीज है जो आपको मेंस के लिए भी सोचने के लिए मजबूर करेगी, वो क्या है? मैं कहूँ कि अपने देश में जो है हर इंसान में जो है वो राष्ट्रवाद, नेशनल की जो भावना होनी चाहिए वो हर इंसान में होनी चाहिए। तो वो हो सकती है अगर उसमें ये चीज ना उसको प्राप्त ना हो। अगर किसी व्यक्ति को भू भाग भी प्राप्त ना हो तो वो क्या व्यक्ति कभी भी इस देश को अपना घर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो ये मेंस का टॉपिक है जो आपको सोचना चाहिए। ठीक है। कि सरकार का दायित्व क्या होती है कि एटलीस्ट लोगों के जो बेसिक चीजों की जरूरत है उसको पूरा कराए। तो ये तो स्टेट के बारे में हो गया और आपके राज्य के बारे में हो गया। ठीक है। और इसी से मिलकर जो है वो संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए अब कुछ और देखते हैं। इसका मतलब है जो अभी तक आपने संविधान को समझा है तो वो एक बुक, किताब है जो किसके बीच रिलेशन को करती है? नागरिकों के बीच में, मतलब सिटीजन और स्टेट के बीच में, राज्य के बीच में संबंध को निर्धारित करती है। ये एक बुक है। तो अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास अगर ज्योग्राफी की बुक है तो उसमें बहुत से चैप्टर वाइज दिए होते हैं ना। मान लीजिए आप मैपिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो, मैपिंग की ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें मैपिंग के चैप्टर होते हैं। किसी में एशिया का होता है, किसी में अफ्रीका का होता है, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके चैप्टर बटे होते हैं। तो वही सेम चीज जो है वो संविधान की भी बुक में भी होती है। तो उसको आप क्या देखते हैं? भाग देखते हैं कि संविधान में इतने भाग हैं। भाग मतलब पार्ट। उसके बाद क्या देखते हैं? आप देखते हैं अध्याय, कि संविधान में कितने अध्याय हैं। अध्याय मतलब है चैप्टर। उसके बाद जो है आप देखते हैं, नाम सुनते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल।
और उसके बाद आप सुनते हैं अनुसूची, मतलब शेड्यूल। ये चार चीजें आप सुनते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ये चारों चीजें क्या होती हैं, ठीक। अभी मैंने कहा कि जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या आप मान लीजिए आप साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस में आप पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे? ऊर्जा का, एनर्जी का मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। एनर्जी में आप बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर पावर देखते हैं, वाटर एनर्जी देखते हैं। ये डिफरेंट चैप्टर लेसन हो गए, ठीक। तो ये जो एनर्जी है, जो एक बड़ा चैप्टर है, ठीक, तो ये हो गया आपका भाग या पार्ट, ठीक। और उसके नीचे अंतर्गत जो आ रहे हैं, उसके जो सब पार्ट हैं, उसको जैसे विंड, ये और ये विंड, न्यूक्लियर और वाटर एनर्जी के सब पार्ट थे, तो इसको आपने क्या कहा? इसको आप कहेंगे अध्याय, चैप्टर। मतलब पार्ट में जो है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको कितने चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं? 3 चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं, 3 अध्याय दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं कहूँ न्यूक्लियर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को हमने क्या लिख लिया? अब ये एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, अध्याय की बात कर रहे हैं, तो विंड एनर्जी में ही आप क्या देखेंगे कि कैसे एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, इसमें जो है पंखों के माध्यम से कैसे होती है, डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, इसमें छोटी छोटी चीजें और आ जाएंगी, ठीक है। उसको एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम किन किन चीजों का यूज करते हैं, कैसे इक्विपमेंट होते हैं, उपकरणों का क्या यूज होता है, वो चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद, ठीक। अगर अब मैं कहूं कि संविधान जो है वो एक बड़ा टूल है, इसको कह दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो आता है उसके अंदर है एक भाग, जिसको कहते हैं पार्ट। उसके अंदर आते हैं अध्याय, चैप्टर, और उसके अंदर आते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल। ये हम कह सकते हैं इसके माध्यम से। क्यों कह सकते हैं? कि आपने देखा कि साइंस क्या थी, साइंस की एक बुक थी, और बुक में आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं या लेसन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा में जो है, और ऊर्जा को ही आपने क्या, उस लेसन को आपने क्या नाम दिया? भाग दिया। और उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे हैं? उसके सब पार्ट है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और वाटर एनर्जी, ठीक है। तो इसी को आपने क्या नाम दिया? अध्याय नाम दिया। और उसके अंतर्गत आप बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ती हैं, जिसे आपने नाम दिया अनुच्छेद। तो इस डायग्राम से और इस एग्जाम्पल से होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक। अब एक चीज और बचता है, वो है अनुसूची, ठीक है। वो देख लेते हैं क्या होता है, बहुत छोटा सा है वो। अनुसूची, शेड्यूल क्या होता है? अनुसूची का अर्थ होता है कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनको अलग से रखने की जरूरत पड़ी होगी, ठीक। कुछ ऐसे कंबाइंड विषय होंगे जिसको अलग से रखने की जरूरत पड़ेगी। वो कंबाइंड विषय किस टाइप के थे? जो परिवर्तनशील थे, मतलब उसमें बहुत जल्दी जो है वो परिवर्तन होने की संभावना होती है। जैसे कि आप देख लीजिए, अनुसूची 2 में क्या आते हैं? आता है वेतन। वेतन जो है वो लगातार बदलने वाली चीज है ना। अनुसूची 3 में क्या आता है? शपथ, वो लगातार बदलने वाली चीज है। तो इस तरह के जो भी टॉपिक रखा गया उसको रखा गया अनुसूची, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक रखते हैं, और कल से जो है हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।